स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में जो हमारा टॉपिक चल रहा है मैनेजरियल टेक्निक्स के नाम से, उसमें हम लास्ट नंबर 3 पे जो टेक्निक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को व्यूहरचनात्मक प्रबंध कहा गया है। देखो, इसको समझने का जो सबसे सिंपल तरीका है वो मैंने आपको कल बताया था कि इस टेक्निक को हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जगह पर मैनेजमेंट बाई प्लानिंग के फॉर्म में समझना है। हम इसको समझेंगे मैनेजमेंट बाई प्लानिंग कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट करने के लिए पहले प्लानिंग की जाए और फिर उस पूरी जो प्लान्ड जो तरीका होता है बिजनेस को करने का, मैनेज करने का, उसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं उनको कितना अच्छा आप क्या कर सकते हैं, अटेन कर पाएंगे। क्लियर? तो इसके बारे में जो आपको सिंपल डेफिनेशन और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके डिस्कशन अपन कल कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में हम इम्पोर्टेंस डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि स्ट्रेटजी जो होती है, स्ट्रेटजी अपने आप में एक प्लानिंग का फैक्टर है। मैंने आपको प्लानिंग के अंदर कई सारे फैक्टर बताए हैं, ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, प्रोसेस बताई है, पॉलिसी बताई है, बजट होता है, स्टैंडर्ड होता है, उसी में होता है एक स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी को मैंने आपको बताया था रणनीति, एक ऐसी योजना जो युद्ध के लिए बनाई जाती है। रण मतलब युद्ध। मार्केट में जब बिजनेस सेटअप होता है तभी से उसमें कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और उस कंपटीशन को फेस करने के लिए और जीतने के लिए आपको एक ऐसी प्लानिंग चाहिए होती है जो आपके कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा इफेक्टिव हो और आपको जो आपके रिजल्ट्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करे। और उसी प्लानिंग को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, स्ट्रेटजी बोलते हैं। क्लियर? तो जब आप स्ट्रेटजी बना के बिजनेस को मैनेज करोगे तो आपका जो मैनेजमेंट है वो कैसा होगा, अच्छा होगा। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंस के बारे में कि अगर हम स्ट्रेटजी बना के अगर मैनेजमेंट करें तो उससे हमें कौन कौन से फ़ायदे होंगे। नंबर फर्स्ट है एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लानिंग करके अगर हम कोई काम करते हैं तो बिजनेस का जो ऑपरेशन है वो अच्छा होगा, एफिशिएंट होगा। एफिशिएंट कैसे होगा वो देखते हैं। देखो, प्लानिंग का जो बेस होता है, अगर हम बात करें कि प्लानिंग कैसे की जाती है तो प्लानिंग का बेस होता है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग को बोलते हैं पूर्वानुमान, यानी कि भविष्य में झांकना, भविष्य में यह देखना कि क्या होने वाला है, उसको कहते हैं अपन क्या, फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान। और प्लानिंग होती है क्या कि भविष्य में हमें क्या करना है, तो झांक कर, भविष्य में झांक कर देख कर ये पता लगाना कि क्या होगा और फिर हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना है, वो हमारी प्लानिंग के अंदर आता है। और इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक एनालिसिस करता है, जिस एनालिसिस का जो तरीका है वो होता है शॉर्ट विश्लेषण से। जो आपकी शॉर्ट विश्लेषण होता है SWOT, इस एनालिसिस के थ्रू आप क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हैं। S फॉर होता है स्ट्रेंथ, W फॉर होता है वीकनेस, O मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज और T मतलब होता है थ्रेट्स। देखो, इसमें 4 चीज़ें हैं। एक तो है शक्तियाँ, एक है कमजोरियाँ, एक है अवसर और एक है खतरे। जो आपका एनवायरनमेंट होता है वो 2 तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है उसके अंदर ये 2 चीज़ें होती हैं। इनका आपको पहले क्या करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है कि आपकी स्ट्रेंथ कौन कौन सी है और आपकी वीकनेसेस कौन कौन सी हैं। और जो अपॉर्चुनिटीज़ और जो थ्रेट्स होते हैं वो आपके एनवायरमेंटल चेंजेस है, उनको आपको अचीव करना है और उनको फेस करना है, ये आपको करना होता है। तो इस चीज़ के लिए आप ये एनालिसिस करते हो और इस जब एनालिसिस को कर लोगे तो आपने हर चीज़ के लिए क्या कर ली है, पहले से तैयारी कर ली है, प्लानिंग कर ली है। और उस प्लानिंग की वजह से आपने क्या किया हुआ है कि अपॉर्चुनिटीज़ को अचीव करने के लिए और थ्रेट्स को फेस करने के लिए, उनके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए पहले से क्या कर लिए है, पूरे अरेंजमेंट कर लिए है। ठीक है? तो इन सभी चीज़ों से आपके बिजनेस में इनोवेशंस बढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स कम आएंगी, जो आपकी कॉस्ट है वो मेंटेन होगी, आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे किसका, रिसोर्सेज का। फाइनली क्या होगा, जो आपका बिजनेस ऑपरेशन है वो कैसा होगा, एफिशिएंट होगा। क्लियर है?
तो ये आपको समझ में आ चुका है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे इसमें इंपॉर्टेंस का, नंबर सेकंड, इंस्पिरेशन एंड क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। देखो बात ये है कि हमने पढ़ा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव भी मोटिवेट करते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव मोटिवेट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर आपके जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है उनका भी डिटर्मिनेशन होता है। भाई आप मान लो किसी मार्केट में किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, आप उसको लीड कर रहे हो प्रोडक्ट को, तो आप मार्केट के अंदर कंपटीशन को फेस करने के लिए और जीतने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाओगे, और वो स्ट्रेटजी जो है वो किसी ऑब्जेक्टिव को क्या करेगी? लेके चलेगी। और ऐसा करने से क्या होगा कि जब हर बंदे के ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे कि स्ट्रेटजी के अंदर उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा, उस कंट्रीब्यूशन से उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है जिसको उसे पूरा करना है, तो वहाँ पर एक क्लैरिटी बनती है किसकी? ऑर्गेनाइजेशन की। भाई जैसा कि आप जानते हैं कि एक कंपनी है, कंपनी का नाम है रिलायंस, और रिलायंस कंपनी में एक बहुत बड़ा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, और इस सारे के सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम करने वाली वर्कफोर्स जो है वो वर्कफोर्स पूरी कंपनी की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग काम कर रही है। तो स्ट्रेटजी में जो भी काम होने वाले हैं वो सारे के सारे लोगों को डिवाइड कर दिए, तो हर व्यक्ति क्या करेगा? उससे रिलेटेड जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है उनको पूरा करेगा, जिस बंदे को जैसे ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं उनको पूरा करेगा। और ऐसा करने से क्या होगा कि हर व्यक्ति को ये पता चल जाएगा कि स्ट्रेटजी के अंदर जो हम परफॉर्म करने वाले हैं उस परफॉर्म से रिलेटेड हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर वो उन्हीं को पूरा करने के लिए इंस्पायर्ड होते हैं और एक क्लैरिटी बनी रहती है, जिससे क्या होगा? कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कन्फ्यूजन। और ये कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं आपके जो एफर्ट्स हैं इनको कम करेगा और रिजल्ट्स को अचीव करना ज़्यादा ईजी रहेगा। क्लियर? तो नंबर सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ चुका है। नंबर थर्ड पे डिस्कस कर रहे हैं हम बेनिफिट ऑफ opportunities and to face threats of environment। एक्चुअल में होता क्या है, जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि जो एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर दो तरह की चीज़ें आती हैं, एक तो आती हैं अपॉर्चुनिटीज और एक आते हैं थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स म्यूचुअली रिलेटेड होते हैं। जब आप किसी अपॉर्चुनिटी को अचीव करने के लिए काम करते हैं तो उससे रिलेटेड जो थ्रेट्स होते हैं उनको भी आपको फेस करना होता है। और ऐसी चीज़ें जो होती है, इन चीज़ों के लिए आपको क्या करना होता है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो थ्रेट्स हैं इन चीज़ों का एनालिसिस करना पड़ेगा। अब जब आप इस चीज़ का इवैल्यूएशन करोगे तो इवैल्यूएशन करने के लिए आपको वही स्वॉट एनालिसिस करना होता है। और मैंने आपको बताया था ORT का मतलब यहाँ पे किससे है? अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स से है। क्लियर? तो इन चीज़ों को जब आप एनालिसिस कर लोगे तो आप इनसे जुड़े जो आराम से अरेंजमेंट है वो कर सकते हो कि अपॉर्चुनिटी आपको कैसे अचीव करनी है, और उससे रिलेटेड जो भी खतरा, जो भी चुनौती, जो भी थ्रेट्स आने वाला है उसको कैसे फेस करना है। अगर हम इन चीज़ों के लिए प्री प्लान्ड मेथड नहीं रखेंगे, प्री प्लान प्रोग्राम्स नहीं रखेंगे, तो फिर इनको फेस करना कैसे हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्लियर? तो इससे अपन स्ट्रेटजिक जब मैनेजमेंट करते हैं तो उससे जो प्लानिंग के अपन के कंपोनेंट होते हैं वो आपको बेनिफिशियल होते हैं कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को अचीव कर सके, क्योंकि आप उनके बारे में पहले ही क्या कर चुके हैं? फोरकास्टिंग कर चुके हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो होता है नंबर 4, वो होता है नंबर 4 पे है हेल्प इन बेस्ट डिसीजन। देखो मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होता है। यस, प्लानिंग का मीन क्या होता है? प्लानिंग का मीन होता है डिसाइड करना, फ्यूचरिस्टिक जो टास्क होते हैं उनके बारे में डिसाइड करना। लेकिन जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग में हमारा डिसीजन मेकिंग भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि प्लानिंग के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस होते हैं। उन ऑप्शंस को अपन क्या करते हैं? उनका मेजरमेंट करते हैं, उनका इवैल्यूएशन करते हैं, और फिर उसमें से बेस्ट ऑप्शन को, बेस्ट अल्टरनेट को हम क्या करते हैं? चूज़ करते हैं। क्लियर? तो वो चीज़ आपके यहाँ पर भी है। जब स्ट्रेटजी बनती है तो स्ट्रेटजी को बनाने के लिए जो स्टेप्स काम में लेता है मैनेजर, उन सभी स्टेप्स से जो मैनेजर है वो डिसीजन लेना भी क्या करता है? सीख जाता है। क्योंकि जो सारे स्टेप्स आपके डिसीजन मेकिंग में होते हैं वही सारे स्टेप आपके किस में होते हैं?
प्लानिंग को बनाने में होते हैं, और स्ट्रेटजी अपने आप में प्लानिंग होती है। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के अंदर जो आपकी प्लानिंग होगी, उस प्लानिंग के द्वारा आपको डिसीजन लेना भी आ जाएगा। आप सारी चीज़ों को सीख जाओगे कि कैसे आपको अल्टरनेटिव्स जो ऑप्शन हैं उनको डिस्कवर करना है, कैसे उनकी अपन को इवैल्यूएशन करना है, कैसे आपको चूज़ करना है बेस्ट ऑप्शन, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे फॉलो किया जाएगा। बाकी सारी चीज़ें जो आप सीखते हैं स्ट्रेटजी बनाते समय, वो सब आपको डिसीजन बनाना भी सिखा देती हैं, तो आप बेस्ट डिसीजन लेना सीख जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है नंबर 5 पे, इंक्रीजिंग इन कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंक्रीजिंग इन कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी कैसे बढ़ती है पता है आपको, कि जब स्ट्रेटजी बनती है तो हर चीज़ के बारे में बनती है। हर चीज़ के बारे में कैसे बनेगी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से काम होंगे, उन कामों का डिवाइडेशन कैसे होगा, अपर लेवल पे, टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे और लोअर लेवल पे कौन कौन से जो आपके मैनेजर्स होंगे वो क्या काम करेंगे, कैसे ऑर्डर इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, कैसे रिपोर्ट ली जाएगी, कम्युनिकेशन का क्या वे होगा। तो जब सारी चीज़ें प्री प्लान्ड होती है, डिटरमाइंड होती हैं, तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता और ना किसी तरह का मैनेजर्स के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट होता है, कोई लड़ाई होती है, कोई मतभेद होता है। और जब ऐसा होगा तो जब सारी चीज़ें फुल प्लान प्री प्लान चलेंगी तो उनके रिजल्ट्स भी कैसे रहेंगे, डिजायर्ड। तो आपकी कंपनी में जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, कैपेसिटी, जो उसकी कैपेसिटी है उसको इंप्रूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक्स के चांसेस कैसे हो गए, कम हो गए, कन्फ्लिक्ट के चांसेस कैसे हो गए, कम हो गए, क्योंकि हर चीज़ कैसे है, फुली डिटरमाइंड है। क्लियर। तो इस तरह से क्या होता है, आपका जो बिजनेस है उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी है वो क्या होती है, बढ़ती है। नेक्स्ट है नंबर 7 पे, सॉरी, इम्प्रूवमेंट इन एम्प्लॉयज मोटिवेशन। एम्प्लॉयज मोटिवेशन कैसे इंप्रूव होगा, जैसे मैंने आपको बताया था स्ट्रेटजी मैनेजमेंट के अंदर हर चीज़ के लिए पहले क्या होती है, प्लानिंग होती है। प्लानिंग बेस्ड है ये, इसलिए मैंने आपको इसका एक सेकंड नाम इजी वे थोड़ा बताने के लिए आपको बताया है, मैनेजमेंट बाय प्लानिंग। जब यहाँ पे हर इंडिविजुअल, हर मैनेजर, हर एम्प्लॉय, हर सबऑर्डिनेट का काम पहले से तय कर दिया गया है, तो उन कामों को करने से रिलेटेड जो उनको रेमुनरेशन मिलेगा, जो उनको प्राइजेस मिलने वाले हैं, जो उनको अवार्ड रिवॉर्ड मिलेंगे, वो सारी चीज़ें भी पहले से कैसी हैं, डिस्कस हो चुकी हैं। पहले से उनका अपन ने क्या कर दिया है, डिटर्मिनेशन कर दिया है। आज मुझे स्कूल वाले कहते हैं, मान लो कोई या फिर कोई कंपनी है, उसके सेल्समैन को जो कंपनी का मालिक है वो ये कहता है कि भाई आप अगर इतनी यूनिट्स बेच देते हो तो आपको कंपनी की तरफ से गोवा की ट्रिप मिलेगी। क्लियर। ये क्या है, ये एक प्राइज़ है, ये एक अवार्ड है जो स्पेशली उसी के लिए बोला गया है। अब जो सेल्समैन ये टारगेट पूरा करेगा उसको ये इजीली मिल जाएगा। तो ये चीज़ कैसी है, प्री डिटरमाइंड है। क्लियर है। तो वो चीज़ यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में काम के साथ साथ एम्प्लॉयज़ को मिलने वाले रेमुनरेशन, प्राइजेज, अवार्ड, रिवॉर्ड सब चीज़ पहले से क्या होती है, क्लियर होती है। और जब इन चीज़ों के बारे में पहले से क्लियरेंस हो जाता है तो एम्प्लॉय उस चीज़ को पूरा करने के लिए क्या करता है, अपने सारे एफर्ट्स करता है, क्योंकि उसके माइंड में फिक्स है इस चीज़ को लेके, भाई मुझे ये चीज़ मिल जाएगी अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो। क्लियर। तो इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉय का मोटिवेशन है ना वो कैसा होगा, इम्प्रूव होगा, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करने के लिए क्या होगा, और अपने आप ही सेल्फ मोटिवेट हो जाएगा। क्लियर। और लास्ट है आपका नंबर 8 पे, रिड्यूस इन ऑब्जेक्शन ऑफ चेंजेस। देखो मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट जो होता है, एक अच्छा मैनेजमेंट, उसमें चेंजेस को अप्लाई करना कैसा रहता है, इजी रहता है। क्लियर। अब चेंजेस को अप्लाई करना इजी क्यों है, क्योंकि मैनेजमेंट, अपन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हर चेंजेस को ऐसे ही अप्लाई नहीं कर दिया जाता, बल्कि उसके बारे में पहले से पूरी प्लानिंग की जाती है कि इस चेंज को अप्लाई करने से ये बेनिफिट्स होंगे या ये इसमें प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, और फिर उन सारी चीज़ों के बारे में एम्प्लॉयज़ को बताया जाता है, उनसे हम डिस्कशन करते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच में और मैनेजर्स के बीच में कि भाई इस चेंज को अप्लाई करने से आपको ये फ़ायदे होने वाले हैं, इससे हमारी कंपनी को ये फ़ायदा होगा और आपको इतना एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो जब ये सारी चीज़ें प्री प्लान्ड हो जाती हैं, जब हर चेंज के बारे में फुली डिस्कस किया जा चुका है,
उनसे रिलेटेड जो इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे फ्यूचर में उनके बारे में पहले से पता है, तो फिर चेंज को अप्लाई करना कैसा नहीं है, ज़्यादा ऑब्जेक्शन वाला नहीं होगा। क्योंकि जब हर चीज़ क्लियर हो चुकी है, अगर आप प्लान्ड तरीके से चेंजेस को अप्लाई करते हो, तो ऐसा करने से उनसे रिलेटेड जो आपके इफ़ेक्ट्स होंगे फ्यूचर में, उन सब के बारे में हमें पहले से पता होगा। तो हम उस चीज़ को काम में लेने से, उस चेंज को पूरा करने में हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो एक्सेप्टेंस है वो दे सकते हैं। तो ऐसा करने से मैनेजर्स को कंपनी में चेंजेस अप्लाई करना कैसा हो जाता है, ईजी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्शंस कम हो जाएंगे, क्योंकि हर बात के बारे में, हर चीज़ के बारे में मेरे ऑर्गेनाइजेशन के हर बंदे को क्या होता है, पता होता है। क्योंकि हम इस चीज़ को, चेंज को इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, हमने हर चीज़ के बारे में पहले से प्लानिंग की हुई है, और ऐसा करने से चेंज आपका ईजिली अप्लाई हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपके जो ये 8 इंपॉर्टेंस है वो आपने आज पढ़े, और इतना ईजी आपका कॉन्सेप्ट था ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और इसी के साथ आपका थर्ड